भारत माता की वंदना उनके श्री चरणों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ एक जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोरखपीठ के पीठाधीश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और जिन पर यूपी में 74 सीटें जिताने की जिम्मेदारी है, ऐसे भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मेरे मित्र और यूपी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, गुजरात में और देश भर में संगठन की नींव मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान का नेतृत्व करा, ऐसे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। अवध के लोगों को एक विशेष परिचय कराना चाहता हूं। गोर्धन भाई आगे आइए। अवध क्षेत्र के सह प्रभारी गुजरात के दिग्गज नेता भाई गोर्धन झड़पिया जी, जेपीएस राठौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यासागर सोनकर जी, विजय बहादुर पाठक जी, श्री अक्षय लाल गौड़ जी और आज इस विशाल सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे बूथ के सभी अध्यक्ष कार्यकर्ता भाइयों और बहनों। मित्रों, जब मैं बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम को संबोधित करता हूं, बूथ के अध्यक्षों को मिलता हूं, तो मैं 80 के दशक में पहुंच जाता हूं। 1982 में मैं भी नारायणपुरा विधानसभा की संघवी हाई स्कूल बूथ का एक बूथ अध्यक्ष हुआ करता था, एक बूथ अध्यक्ष हुआ। और ये पार्टी की महानता देखिए, बूथ पर पोस्टर चिपकाने वाले, बूथ पर वॉल राइटिंग करने वाले एक अदने से सामान्य कार्यकर्ता को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर आज आपके सामने खड़ा किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से आगे चलती है। मित्रों, आज मैं 2019 के चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद करने आया हूं। यूपी के सभी क्षेत्रों के अंदर मैं जाने वाला हूं। मुझे कई बार देश भर का मीडिया पूछता है, अमित भाई आप बताते हो 73 की 74 होगी, कहां से होगी? ये मंच पर से खड़ा रहकर मेरे कार्यकर्ताओं के सागर को देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा 74 कहां से होने वाली। कोई पार्टी की जितनी सभा होती है, किसी पार्टी की जितनी जनसभा होती है, इससे अधिक मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यही यूपी की ताकत है। आप ही ने 14 जिताया, आप ही ने 17 जिताया और आपके कंधे पर ही भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर 19 में 74 सीट जीतने हम चुनाव के मैदान में उतरे। मित्रों, आज देश भर का मीडिया इस सम्मेलन को देख रहा है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 2014 में भी दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरा था, 19 में भी दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही गुजरने वाला है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। मित्रों, एक गठबंधन
कई बार कार्यकर्ता भी मुझे पूछते हैं कि गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। अरे 2-3 अभी छूट गए हैं, इनको भी मिला लो, कोई आपत्ति नहीं है। बुआ, भतीजा, अजीत सिंह, कांग्रेस, फलाना ढिकामणा, जितना है सब इकट्ठा कर लो। मैं इस मंच पर से यूपी की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। यूपी ने सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा, बसपा सपा बहुत देख लिया। जाति की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं, परिवारवाद की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं। यूपी के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, जिसको इकट्ठा हो जाने दो, हो जाने दो। मेरे यूपी की महान जनता पर मुझको भरोसा है, मेरे कार्यकर्ता पर भरोसा है। इस बार 50% की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार हो गए। हर बूथ में 50% से ज्यादा वोट प्राप्त कर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहां से फैसला कर संकल्प कर जाए। एक गठबंधन की राजनीति क्या है? कौन सा गठबंधन है जो अपने मुंह नहीं देखते थे, मंच साझा नहीं करते थे, आमने सामने मिल जाए तो नमस्ते नमस्ते भी नहीं होती थी? क्यों इकट्ठा हुए? क्यों इकट्ठा हुए? ये बुआ भतीजे के बीच में इतना प्यार कहां से उमड़ कर आया है? अरे कार्यकर्ता भाइयों, आपका डर है जो इनको इकट्ठा करता है, आपका डर है। ये भारतीय जनता पार्टी से डरकर एकत्रित आए हैं और इनको डर लगता है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का परिचायक है कि आज सपा बसपा इकट्ठा आए हैं। मित्रों, ये गठबंधन जो है कोई सिद्धांतों का गठबंधन नहीं। ये गठबंधन जो है ये जातिवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, अपराधीकरण का गठबंधन है और यूपी को पिछड़ा करने के लिए कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का गठबंधन है। मुझे बताओ भैया, बहुत सारी बातें होती हैं, लंबी लंबी बातें सरकार की गिनाई जाती है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, कोई लंबी बात नहीं आती मुझे। मगर मुझे एक बात बताओ, भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के पहले गुंडे पुलिस से डरते थे या पुलिस गुंडे से डरती थी? जरा बताओ, जोर से बोलो। आज यूपी के किसी भी जनपद में चले जाइए, गुंडे यहां बोर्ड लटका कर आते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो भैया, मुझे जेल भेज दो। अच्छा, यूपी के कानून और व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मजबूत किया है, मैं ये बात बताना चाहता हूं, यूपी की जनता बरसों से राह देखती थी। ऐसा कानून का राज योगी जी ने प्रस्तावित किया है और जहां शांति नहीं होती, जहां गुंडाई खत्म नहीं होती, वहां पर विकास संभव नहीं। लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तावित हुआ है, विकास भी होगा, विकास भी हो रहा है। मित्रों, और एक गठबंधन वाले किसका विकल्प बनना चाहते? मोदी जी का विकल्प आप बनोगे? मोदी जी ने दुनिया में देश के सम्मान को आसमान तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, और आप विकल्प बनोगे? कभी गठबंधन कहते हैं, कभी महागठबंधन। मुझे बताओ भाई, हमारे यहां तो तय है, भाजपा की एनडीए की सरकार बनते ही मोदी जी दमखम के साथ गाजे वाजे के बाद प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले, तय है हमारे। आप लोगों की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताओ भाई? नहीं नहीं, गठबंधन की बनी तो कौन बनेगा? बोलो कौन बनेगा? अरे जोर से बोलो कौन बनेगा? अरे ऐसा नहीं है, कोई तो बनेगा, मैं बताता हूं आपको। सुनना है क्या? जरा कान खोलकर सुन लो, यूपी की जनता को बताना चाहिए। अगर एक गठबंधन की सरकार बनी तो सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को
अपने अखिलेश जी बन जाएंगे, बुधवार को ममता दीदी बनेगी, गुरुवार को शरद पवार जी बनेंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे डीएमके वाले, और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। ये गठबंधन किस प्रकार की सरकार देगा? ये गठबंधन देश को सुरक्षित कर सकता है क्या? ये गठबंधन देश को आर्थिक महासत्ता बना सकता है क्या? चला रहे थे अब सरकार 10 साल तक, 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे देश की अर्थव्यवस्था को। एक 5 साल के अंदर मोदी जी ने 9वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंचाया, अब 5वें नंबर की तरह द्रुत गति से आगे बढ़े। ये गठबंधन देश के गौरव को आगे बढ़ा सकता है क्या? ये गठबंधन गरीब बुढ़िया के घर में गैस का चूल्हा दे सकता है क्या? ये गठबंधन गरीब बच्ची को घर में शौचालय दे सकता है क्या? ये गठबंधन सौभाग्य योजना से गरीब के घर में बिजली पहुंचा सकता है क्या? ये गठबंधन गरीब को घर दे सकता है क्या? ये गठबंधन गरीब के बच्चे को टीका लगा सकता है क्या? आप एक कुछ नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार करने के अलावे और कुछ नहीं कर सकते। और मित्रों, अभी अभी कांग्रेस की बाहें खिली, हर रोज इनके नेता स्टेटमेंट करते हैं। मैं इनको तनिक याद कराना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी, 2 जी थे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 2 ही जी थे ना। 2G था, 2G याद आ रहा है ना? 2G था तो 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले हुए। कितने हुए? जरा जोर से बोलो, कितने हुए? अब 3G, तीसरा भी जी आ गया है, प्रियंका जी भी आ गई है। अगर इनके हाथ में आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? मित्रों, देश देख रहा है। मोदी जी ने एक प्रामाणिक सरकार दी, मोदी जी ने एक निर्णायक सरकार दी, मोदी जी ने एक विकास करने वाली सरकार दी, मोदी जी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपके समय के अंदर मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमला करते थे, भाग जाते थे। आपके माथे पर जू नहीं रेंगती थी, उनको आदत लगी थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी के अंदर हमला किया, 12 लोगों को जिंदा जला दिया, 12 लोगों को जिंदा जलाने का काम किया। 12 जवान लड़े बगैर ही मर गए। हमको भी लगता था अब क्या होगा, मगर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, आपकी बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। 10वें दिन ही मोदी जी ने फैसला किया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर वापिस आ गए। और मित्रों, ये राहुल बाबा कहते हैं आप खून की दलाली कर रहे हो। अरे राहुल बाबा, आपको शहीदों के खून जब जमीन पर गिरता है, इसकी वेदना मालूम है? इसकी विधवा को कभी मिले हो? इसके अनाथ बच्चे के सिर पर कभी हाथ फेरा है? शहीदों के खून को दलाली कहते हो? आपको मालूम नहीं है ये सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हुआ? पूरी दुनिया में 2 ही देश थे मित्रों जो अपने खून, सेना के जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन समाप्त हुई, मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, इसके कारण ये 2 देशों की सूची में तीसरा देश, मेरा और आपका देश महान भारत छूने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी अभी कल मैं अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा, राम जन्मभूमि पर बोल रहे थे। अरे अभिषेक बाबू, कांग्रेस को राम जन्मभूमि पर बोलने का अधिकार नहीं है। पहले आप आपकी नीति स्पष्ट करो। चुनाव आ रहा है, मैं कहना चाहता हूं हर कार्यकर्ता को,
मन में से कंफ्यूजन निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वही राम जन्म स्थान पर जल्दी से जल्दी भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू होना चाहिए। वहीं पर होना चाहिए, उसी स्थान पर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मगर जब भी, सुनिए जरा, जब भी कोर्ट में केस आता है, ये राहुल बाबा के वकील जाकर अड़ंगा लगाते, केस को चलने नहीं देते। प्रधान न्यायाधीश पर, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पर इंपीचमेंट लेकर आते हैं, अब महाभियोग लेकर आते हैं और केस को देरी कर देते। अभी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत अभिनंदनीय काम किया है। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने 42 एकड़ जमीन, 42 एकड़ भूमि जो कांग्रेस की सरकार ने अधिग्रहित करी थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है वो 42 एकड़ भूमि उनको वापस दे दी जाए। उसके स्टेटस को हटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और अभिषेक मनु सिंह भी इसका भी विरोध कर रहे हैं कि अब क्यों याद आया, 16 साल कहां थे भैया अभिषेक, आप क्यों भूल जाते हो? 16 साल में 10 साल आप वहीं के वहीं थे, आपको करना था, आपने नहीं करा। हमें लगता था कोर्ट में केस चलेगा। मैं तो आज भी नहीं समझ पाता केस क्यों नहीं चल रहा है। ये केस जल्दी चलना चाहिए, ये केस का तुरंत परिणाम आना चाहिए। ये केस देश का सबसे विरुद्ध मुकदमा है, 70 साल से अदालतों में लंबित है। ये केस जल्दी चलना चाहिए और ये भूमि भी वापस राम जन्मभूमि न्यास को मिलकर जल्दी से राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मित्रों, ये अभी कांग्रेस वालों को पिछड़ा समाज बहुत ज्यादा है। केशव प्रसाद यहां बैठे हैं, पिछड़ा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरजोश प्रयास कर उनके विकास में लगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं किया वो मोदी जी ने दूसरे साल में ही कर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा समाज के करोड़ों युवाओं को सम्मान देने का काम किया। और अभी 70 साल से अगले समाज के आर्थिक रूप से निर्बल युवाओं को आरक्षण नहीं मिलता था, नौकरियों में मौका नहीं मिलता था, मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलता था। 10% आरक्षण सवर्ण समाज को, अगड़े समाज को देकर मोदी जी ने एक नई शुरुआत की। ये सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्र है। और मित्रों, जिस तेज गति से योगी जी की सरकार काम कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है 2070 के चुनाव में इसी मैदान में मैं सम्मेलन लेने के लिए आया था। मैंने कहा था यूपी देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। 22 में जब योगी जी फिर से आशीर्वाद लेकर जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं यूपी देश का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी, जवाब दे समाजवादी पार्टी। बस कितना गेहूं कितना धान खरीदते थे? 22 साल में आपने जितना गेहूं धान नहीं खरीदा, इससे ज्यादा गेहूं धान योगी जी ने 2 साल के अंदर खरीदकर दल्ले बीच में नहीं रखे, सीधे पेमेंट की व्यवस्था की। किसानों का ऋण 7 अर्थ में माफ किया है। गन्ना किसान का पेमेंट, पहले तो इनकी हिस्सेदारी चलती थी गन्ना मिलों के साथ, आज योगी जी के भय से सारे किसानों का, उनका गन्ना किसान का बकाया पूर्ण होने के कगार पर आ गया। मित्रों, एक जनपद एक उत्पाद, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा था। इस हिस्से को बहुत शिद्दत के साथ योगी जी ने जमीन पर उतारा है।
और 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां करी। हर बार नौकरियां होती थी, कोर्ट उसको रद्द करती थी क्योंकि भ्रष्टाचार होता था। एक भी भ्रष्टाचार करे बगैर 22 लाख नौकरियों भरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी थोड़ा उत्तर प्रदेश को ज्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी कहां से सांसद है भाई, बोलो तो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मोदी जी यूपी से जाकर प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी को तो फायदा ही फायदा है। नैनीहाल में भोजन करने जाओ और मां परोसने बैठी हो, इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश वालों की। ये यूपीए की सरकार 5 साल में उत्तर प्रदेश को 3,30,000 करोड़ रुपया देती थी। बताइए भैया कितना देती थी? 3,30,000। जोर से बोलो कितना, और जोर से बोलो कितना। मोदी जी ने 3,30,000 करोड़ को बचाकर 8,08,000 करोड़ रुपया यूपी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 4,77,000 करोड़ रुपया ज्यादा, इसके अलावे 1,22,000 करोड़ की और योजनाएं, 33,000 करोड़ उज्ज्वल के लिए, मुद्रा लोन के लिए 62,000 करोड़, कैंपा फंड के 418 करोड़, कुल योग होता है 10,27,000 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी निकले हैं। ये रेल कोच फैक्ट्री, पत्थर रख दिए जाते थे, आज रेल कोच फैक्ट्री उत्पादन करने में लग चुकी है। डिफेंस कॉरिडोर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, ये सब जिलों के अंदर 3700 करोड़ रुपया के निवेश के साथ डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो 1 लाख लोगों को रोजगारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत योजना, जिसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को होने वाला है, यूपी के गरीब को होने वाला है, यूपी के दलित, पिछड़ा समाज और सब गरीबों को होने वाला है। एक ऐसी योजना लेकर मोदी जी आए हैं, जिस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवार को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देकर गरीब को भी दवाई का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मित्रों, गरीब को भी दिया। नड्डा जी बैठे हैं, अब तक लगभग 10 लाख लोगों का ऑपरेशन, किसी का कैंसर का, किसी के दिल बदलने का, किसी को गुर्दा बदलने का, किसी का लकवा का, किसी का ब्रेन स्ट्रोक का, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन ये योजना के तहत 10 लाख लोगों के समाप्त हुए हैं और 1350 करोड़ रुपया उसका चुका दिया गया। मित्रों, ये योजना भारत का भाग्य बदलने वाली योजना है। और मैं मानता हूं मित्रों कि जिस प्रकार से यहां पर योगी जी और केंद्र में मोदी जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने एक बार आशीर्वाद दे दिया तो 5 साल के अंदर भारत दुनिया के अंदर महासत्ता बनकर आगे निकलेगा। इस दिशा में गेल जाएगा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश के गौरव को आगे बढ़ाया है, देश को विकसित बनाया है, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है, देश के अंदर सुचिता लाने का काम किया है। ना एक भ्रष्टाचार का, ना घोटाला, ना करप्शन, ना आरोप, एक प्रामाणिक सरकार चलाई है। और मित्रों, मुझे मालूम है इनका दारोमदार जातिवाद पर है और भारतीय जनता पार्टी का दारोमदार विकास पर है, मेरे कार्यकर्ताओं पर है। ये लड़ाई जातिवाद और कार्यकर्ताओं के संगठन के बीच की लड़ाई। कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेकर चाहिए, ये चाहते हैं, बहन जी कहती है कि मुझे मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है, अपने भतीजों को प्रमोट करना है। और हम चाहते हैं मजबूत सरकार चाहिए। वो मजबूर चाहते हैं, हम मजबूत चाहते हैं। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए?
जरा जोर से बोलो, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। अगर मजबूत सरकार चाहिए तो देश में नरेंद्र मोदी के अलावे कोई और दे नहीं सकता। मोदी जी ही एक मजबूत सरकार दे सकते हैं और कुछ नहीं। उनको लीडर चलाए ऐसी सरकार नहीं चाहिए, उनको लीडर चलाए ऐसी सरकार नहीं चाहिए, उनको डीलर चलाए ऐसी सरकार चाहिए, दलाल चलाए ऐसी सरकार। आप क्या चाहते हैं? हमारे नेता, हमारे लीडर चलाए ऐसी सरकार चाहते हैं ना भाई? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं ना? तो मोदी जी को फिर से एक बार 2019 में देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और 1914 के चुनाव में पूरा देश कहता था कि मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बना पाए कि उत्तर प्रदेश ने 73 सीटें दी है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, 19 के चुनाव का भी जब विश्लेषण हो, विश्लेषण यही हो कि 74 सीटें देने के कारण ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के चुनाव ने एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली। 2070 के चुनाव ने इस पर एक भवन बनाया है और 2019 का चुनाव वो भवन पर भगवा लगाने का चुनाव है मित्रों, वो भवन पर भगवा लगा। एक बार 2019 का चुनाव जिता दो, 25 साल तक यूपी में ना बुआ देखेंगे ना भतीजा दिखेगा, यहां भारतीय जनता पार्टी ही दिखेगी। मित्रों, किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मोदी जी आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी एक परिश्रमी नेता है, मेरे और आपसे भी ज्यादा परिश्रम वो करते हैं। मोदी जी प्रामाणिक नेता है। मोदी जी जनता के प्रति संवेदनशील नेता है। मोदी जी गरीब के प्रति संवेदनशील नेता है। ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कन्याकुमारी तक पहुंचाने के लिए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने यहां से एक वातावरण की निर्मित की। उत्तर प्रदेश सिर्फ सीटें नहीं देती, एक पवन की निर्मित करती है। पवन आंधी में बदलता है, वो आंधी का परिणाम आते आते सुनामी में परिवर्तित होकर हमारे विरोधियों को समाप्त कर कर विजय के हमारे घर पर छोड़कर जाती है। यूपी की जिम्मेदारी वातावरण की निर्मित की है। यूपी के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करिए जो देश भर में भाजपा की सुनामी का एक शुरुआत करे। और मित्रों, इस बार कान खोलकर सुन लेना, सिर्फ जीत नहीं चाहिए। 2019 के मई के अंत में जब मतगणना होती, सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी, 9:30 बजे एक राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 11 बजे चौथा राउंड, 12 बजे छठा राउंड, 1 बजे मतगणना समाप्त, 1 बजे विजय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मगर ताली मत बजाओ, इस सरकार हमें ऐसी चाहिए कि सीटों का आंकड़ा और विजय का अंतर देखकर विरोधियों के दिल की धड़कनें बंद हो जाए। इस प्रकार का विजय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिलाना। सामान्य विजय अब यूपी के संगठन के लिए नहीं है। सामान्य विजय, कम मार्जिन वाला विजय ओडिशा और बंगाल के कार्यकर्ता लेकर आए तब तो मैं मानूं, मगर यूपी वालों ने तो दिल दहलाने वाला विजय लेकर आना है। मुझे बताइए, आज सभी लोग संकल्पित होकर जाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जाएंगे क्या? हर बूथ में भाजपा को पहुंचाएंगे, हर घर में मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे, हर मतदाता को कमल के निशान पर बटन देने के लिए ले आएंगे, हर सीट पर प्रचंड विजय पाएंगे, 74 सीटें जीतेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, देश के अंदर एक मजबूत भाजपा, यूपी के अंदर एक मजबूत भाजपा बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम,
जय जय श्री राम। जी हाँ, तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरेगा। अमित शाह ने कहा